नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद के में। बिहार पुलिस की तैयारी आप लोगों की कैसी चल रही है दोस्तों? मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप लोग मेरे साथ कंटिन्यू होंगे। तो देखिए, आज मैं कुछ आप लोगों को बताने वाला हूँ। इसी वीडियो में 1 से 2 मिनट लूँगा, 2-3 जानकारी दूँगा, आप लोग तैयार रहिए। तो पहली बात कि यह जो 50 क्वेश्चन का दे रहा हूँ मैं सीरीज़, इसको मैं कंटिन्यू रखने वाला हूँ। चूँकि मैं कमेंट पूछा था आपसे कमेंट के माध्यम से कि क्या इसको बंद किया जाए या शुरू किया जाए, मतलब जारी रखा जाए। तो आप लोगों में अधिकांश लोगों का यही कमेंट आया कि सर इसको कंटिन्यू रखिए। तो चलिए, ये तो कंटिन्यू रहेगा। दूसरी बात कि देखिए, मैंने 1 अक्टूबर का जो क्वेश्चन है उसको फिर से देखा और जो भी और एग्ज़ाम हुए हैं उनको देखा। तो उनके जो टॉपिक्स हैं, जैसे कि कांग्रेस ले लीजिए, तो कांग्रेस से हर बार पूछा गया है, ऐसे करके बहुत सारे टॉपिक हैं। तो मेरे द्वारा सब्जेक्ट वाइज, जी हाँ, जैसे हिस्ट्री हो गया या पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, सब्जेक्ट वाइज उन सारे टॉपिकों को कवर कराया जाएगा। तो आप लोग ये कमेंट करिए कि मैं पहले साइंस शुरू कर दूं या फिर पॉलिटी या ज्योग्राफी, क्योंकि आज से ही आपको वो भी मिलना शुरू हो जाएगा। जल्दी कमेंट करिए, फिर मैं 2-4 घंटे में आपको वीडियो के माध्यम से क्वेश्चंस कराऊंगा। तो 2 चीज़ें हो गई। तीसरी बात आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एनसीईआरटी सार संग्रह से जो करा रहा हूँ, क्या उसको कंटिन्यू रखूँ या उसको अभी रोक दूँ? क्योंकि हो क्या रहा है ना कि समय का अभाव हो जा रहा है। एक दिन में 3 वीडियो ही मैं दे पा रहा हूँ। कभी कभी तो 3 वीडियो भी देना मुश्किल हो जाता है जब ड्यूटी थोड़ा ज़्यादा हो जाती है तब। तो एक ऑप्शन है आपके पास कि या तो एनसीईआरटी सार संग्रह कंटिन्यू कराएं, या तो प्रीवियस ईयर जो चला रहे थे, आपने देखा कि अभी प्रीवियस ईयर कुछ दिन से बंद करा दिया। तो इन दोनों में एक ही को मैं कंटिन्यू कर पाऊँगा। थोड़ा समय का अभाव है। 3 क्लास में आपको प्रतिदिन दूंगा। एक तो ऑल सब्जेक्ट्स के जो 50 प्रश्न होंगे इम्पोर्टेंट, उसको मैं कराऊंगा। ये वाला बहुत महत्वपूर्ण होगा आप लोगों के लिए। दूसरा, जो सब्जेक्ट वाइज और उनमें टॉपिक वाइज, जैसे हम 50 दिवस 50 टॉपिक में लाए थे, तो उसमें मैं टॉपिक करा रहा था। इस बार मैं क्या कराऊंगा कि जैसे साइंस में शुरू करूंगा, तो साइंस के जितने टॉपिक हैं जो पूछे गए हैं महत्वपूर्ण है, उन सारे टॉपिक को, जैसे पहला दिन हम अगर ले लेते हैं, जो पूछा गया था अक्टूबर में जो एग्ज़ाम हुआ था 2023 में, ये खोज और आविष्कारक, चिकित्सीय खोज, जैसे पूछा था बैक्टीरिया के खोज, इसी में है आरएनए, डीएनए, ऐसे तमाम खोज हैं। तो इनको एक वीडियो में मैं नाथूंगा। उसके बाद फिर ऐसे करके दूसरा वीडियो आएगा, जैसे पौधों में होने वाले रोग। आपको पता है पूछा था गन्ना में रेड रॉट यानी लाल सड़न रोग कैसे होता है। तो अब जितने पादप रोग हैं उनको एक वीडियो में मैं दूंगा। तीसरा वीडियो होगा ह्यूमन डिजीज, मानव रोग, उसमें जल जनित, वायु जनित, है ना, संक्रामक रोग, असंक्रामक रोग। तो ऐसे करके मैं टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज करना चाह रहा हूँ। आप लोगों से सलाह ले रहा हूँ। आप लोग को एक दिन में 3 वीडियो मिलेगा। 3 वीडियो में कम से कम तो 150 प्रश्न होंगे। 150 प्रश्न प्रतिदिन आपका रिवीजन होगा मेरे साथ। इसके अलावा आप लूसेंट क्राउन का अध्ययन कर ही रहे होंगे। तो मान के चलिए कि लूसेंट क्राउन से भी आप 150 से 200 प्रश्न प्रतिदिन कर ही ले रहे होंगे। तो आप 300 से 400 प्रश्न प्रतिदिन करेंगे। तो अभी 2 महीने का समय है लगभग, तो इतना में आप कर लेंगे आसानी से, है ना। लगभग 25,000 प्रश्न आप कर लेंगे, तो आपका 60 प्रश्न आ सकता है उसमें से बहुत आसानी से। तो अब शुरू करता हूँ। इसमें थोड़ा सा मैं आपको बताना चाह रहा था और आप लोग कमेंट अवश्य करिएगा, ठीक है ना। चलिए, पहला प्रश्न, किस वेद के पाठकर्ता को उद्रात्री कहते हैं? किस वेद के पाठकर्ता? 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो इन चारों में किस वेद के जो पाठकर्ता हैं उनको उद्रात्री कहा जाता है? तो सामवेद। शाम के बाद रात्रि होता है, ऐसे याद करिएगा, शाम के बाद रात्रि होता है। उद्रात्री में आपको रात्रि शब्द छिपा हुआ दिख रहा होगा। तो शाम के बाद रात्रि होता है, तो ऐसे याद कर लीजिएगा, सामवेद, रात्रि। ऋग्वेद के रचयिता कौन है? तो ऋग्वेद के जो रचयिता हैं वह विश्वामित्र हैं। कौन है? विश्वामित्र। बढ़िया प्रश्न है, पूछा हुआ है। रेशम बुनकरों की जानकारी मिलती है? तो रेशम बुनकरों की जानकारी आपको मंदसौर अभिलेख से मिलती है। किस अभिलेख से?
मंदसौर अभिलेख से मिलती है। रेशम बुनकरों की जानकारी। एक बच्चे का कमेंट था कि सर आपसे एक शिकायत है, पढ़ा तो ठीक रहे लेकिन क्वेश्चंस को रिपीट नहीं कर रहे हैं। तो चलिए मैं रिपीट कर दिया करूँगा। रिपीट करने से क्या होगा कि बस टाइम ड्यूरेशन बढ़ेगा। जैसे आधे घंटे का जो होगा वो एक घंटा लगेगा। तो मैं एक बार में करा रहा था, हालांकि आपका भी कहना सही है, एक से दो बार अगर रिपीट करते हैं तो दिमाग में थोड़ा देर तक बना रहता है। रेशम बुनकरों की जानकारी की बात की जाए तो मंदसौर अभिलेख से। प्रश्न संख्या 4, सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख कहाँ मिलता है। पूछ रहा है कि सबसे पहले भारतवर्ष का उल्लेख जो है वह कहाँ मिलता है। तो हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। कहाँ मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख में सबसे पहले भारतवर्ष का जिक्र मिलता है। इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको पता है पीडीएफ कैसे लेना है। नए बच्चे जो हैं उनको मैं बता दूं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है और टेलीग्राम के लिंक से ज्वाइन करके पीडीएफ निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए किस मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वह लाल मिट्टी को पका करके उस पर काले रंग का पेंट करके डिजाइन बनाते थे। तो किस मिट्टी पर था? लाल मिट्टी पर। डिजाइन किस कलर का होता था? वह काले। ओके, चलिए लोथल किसके किनारे है? तो आपको लोथल है वह भोगवा नदी के किनारे है। कैसे याद करेंगे? जो व्यक्ति लोथ हो जाता है उसको भोगना तो तय है भाई। लोथ मतलब चलने फिरने में असमर्थ। तो भाई अब चल फिर नहीं पाएंगे तो आप भोगिया तो होगा ना, बुढ़ापे में जरूर होगा। तो लोथल भोगवा नदी। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य कहाँ मिलता है? मिट्टी से बने हल का साक्ष्य कहाँ मिलता है? मिट्टी का हल, लकड़ी का नहीं। तो यह मिट्टी का हल जो है यह बनमाली से मिला है। कहाँ से? बनमाली। बन को जोतना है आपको तो हल की आवश्यकता पड़ेगी, तो बन से हल को जोड़िएगा। बनमाली मिट्टी का हल। ओके, चलिए मिट्टी से बने हल के साक्ष्य जो है वह बनमाली से प्राप्त हुए हैं। शुंग वंश की नींव, जी हाँ, शुंग वंश की नींव किसने डाली है? तो आपको पता है कि शुंग वंश के जो संस्थापक होगा वही इसका नींव डालेगा। तो शुंग वंश का जो संस्थापक है वह है पुष्यमित्र शुंग। कौन है भाई? पुष्यमित्र शुंग। चलिए, पंचतंत्र किसने लिखा है? पंचतंत्र जो है वह विष्णु शर्मा ने लिखा है। जी हाँ, पंचतंत्र किसने लिखा है? विष्णु शर्मा ने लिखा है। ध्यान दीजिएगा। अभंग नाम से कविताएं लिखा करता था। अभंग नाम से कविताएं लिखा करता था तो तुकाराम। कहीं कहीं आपको नामदेव भी मिलेगा। तो जब नामदेव मिलेगा तो वहाँ पर क्वेश्चंस अलग रहेगा। अभंग की कृति उन्होंने भी रची है, लेकिन ये जो कविताएं लिखा करता था यह तुकाराम है ना। और दूसरा प्रश्न आएगा जब हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे, उसमें नामदेव का चर्चा करेंगे, उसमें उनका क्या है रोल। ओके, चलिए। किसने मुसलमान को तगमा नामक कर से मुक्त किया था? अच्छा, यहाँ से बढ़िया प्रश्न बन सकता है कि तगमा नामक कर लगाया गया था, है ना, मुसलमानों पर, और किसने इस कर से मुसलमानों को मुक्त कर दिया था? तो बाबर। आपको पता है ना, मुगल वंश का संस्थापक बाबर। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 से जीत करके बाबर ने मुगल वंश की नींव डाली। बाबर का लड़का हुमायूं, फिर अकबर, ऐसे करके तमाम राजा हुए उनमें। बाबर की जो मातृभाषा थी वह कौन सी भाषा थी? तो यह मातृभाषा तुर्की थी। कौन सी थी? तुर्की थी। बढ़िया प्रश्न है, याद रखने योग्य। शिवाजी, जी हाँ, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी का नाम कौन नहीं जानता है? आप भी जानते होंगे। तो शिवाजी को औरंगजेब ने कैद किया था। किसने? औरंगजेब ने। औरंगजेब इनको पहाड़ी चूहा भी कहता था। क्यों कहता था? इनको कैद करता था, ये भाग जाते थे और ये पहाड़ों में युद्ध करने में महारत हासिल किए थे। मराठों से पहाड़ी युद्ध में कोई नहीं जीत सकता था, तो इसे पहाड़ी चूहा कहते थे। तो इन्हें पकड़ा गया और पकड़ के इनको जयपुर भवन में रखा गया। कहाँ? जयपुर भवन। तो बढ़िया प्रश्न है, पूछेगा कि शिवाजी को कैद करके कहाँ रखा गया, तो बताएंगे जयपुर भवन। यहाँ से एग्जामिनर बहुत बढ़िया प्रश्न बनाता है कि जयपुर भवन कहाँ है। बिहार दरोगा में पूछा हुआ प्रश्न है ये कि जयपुर भवन कहाँ है। अब आपको पता है कि जयपुर भवन से लोग सोचेंगे राजस्थान, यही सोचेंगे ना, लेकिन नहीं, जयपुर भवन जो है वह आगरा में है। ध्यान देना है, आगरा। तो ये चीज़, इसको इसलिए मैंने हाईलाइट भी किया है रेड कलर से, ध्यान दीजिएगा। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा कहाँ बनवाया था? तो देखिए यहाँ 3 प्रश्न। बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? औरंगजेब ने। कहाँ में बनवाया था? तो औरंगाबाद में। और कब बनवाया था? तो 1679 में। 3 प्रश्न। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में,
औरंगजेब ने 1679। अंतिम मुगल सम्राट कौन सा? अंतिम मुगल सम्राट, अभी आपने सुना कि प्रथम मुगल जो सम्राट है वह बाबर है, लेकिन अंतिम की बात की जाए तो अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, इन्हीं का नाम है बहादुर शाह द्वितीय। द्वितीय को ही जफर कहा जाता था, ठीक ना, तो ध्यान दीजिएगा। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर। यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि अंतिम मुगल सम्राट को कहाँ निर्वासित कर दिया था वह अपना अंतिम समय? तो रंगून में। कहाँ में? रंगून में। ओके, चलिए। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने और कब की? इंडियन एसोसिएशन, तो इंडियन एसोसिएशन की आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1876 में, कितने ईस्वी में? 1876, आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन की स्थापना उन्होंने करी थी। अभिनव भारत संस्था, जी हाँ, अभिनव भारत संस्था के संस्थापक कौन हैं? तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए कि अभिनव भारत संस्था विनायक दामोदर सावरकर, यानी कि बीडी सावरकर। ओके, चलिए, इस भी पूछेगा तो 1904, ये भी याद रखिएगा। गांधी जी ने किसके बारे में कहा था कि यह आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है? यह ऐसा चेक है जिसका बैंक ही नष्ट हो जाएगा थोड़े दिन बाद। किसके बारे में कहा था? तो गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में ऐसा कहा था। किसके बारे में? क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में ऐसा कहा था, ध्यान दीजिएगा। चलिए, प्रश्न संख्या 19। अच्छा हाँ, यहाँ जब ये क्वेश्चन देखा हूँ मैं तो आपको कुछ जानकारी दे दूँ इसके बारे में। बिहार पुलिस में वर्ल्ड हिस्ट्री से भी प्रश्न आते हैं, तो मैं 5 से 7 वीडियो वर्ल्ड हिस्ट्री का भी, या 4 वीडियो, जितने वीडियो में आ जाए, क्योंकि 5-7 टॉपिक हैं जो प्रश्न पूछे जाते हैं जहाँ से, तो मैं वर्ल्ड हिस्ट्री भी आपको करा दूंगा। अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो तमाम किताब है, लूसेंट है, क्राउन है, कहीं से भी आप विश्व इतिहास पढ़ लीजिएगा, काम चल जाएगा। अगर नहीं पढ़ पाएंगे, अगर आप मेरे द्वारा पढ़ना चाह रहे हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ा दूंगा। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय किसे जाता है? तो जर्मनी की पराजय का श्रेय जाता है वह रूस को जाता है। किसे? रूस को। ध्यान दीजिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय जो है वह रूस को जाता है। चलिए, 20। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने किसका साथ दिया था? तो जापान ने केंद्र शक्तियों का साथ दिया था। अच्छा, यहाँ पर कंफ्यूजन होगा आपको। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान साथ दिया था केंद्र शक्तियों का, ऑप्शन में देगा आपको केंद्र देगा ही नहीं, मित्र राष्ट्र देगा, धुरी राष्ट्र देगा, दोनों को देगा, इनमें से कोई नहीं को देगा। तो आप कहेंगे कि सर ने बताया था केंद्र शक्ति का, यहाँ तो मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र पूछ रहा है, तो धुरी को ही केंद्र कहते हैं। एग्जामिनर आपसे बढ़िया लपेट करके मार सकता है, भिगा करके, धुरी को केंद्र कहा जाएगा, है ना। तो धुरी राष्ट्र यानी कि केंद्र शक्तियाँ, या धुरी शक्तियाँ या केंद्र शक्तियाँ, तो ध्यान दीजिएगा, धुरी राष्ट्र केंद्र शक्ति, ऐसे करके याद रखना है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन वही रहेगा, लैंग्वेज बदल देगा तो आप छटपटाने लगेंगे। जैसे पानी में से मछली को निकाल दिया जाए तो मछली कैसे छटपटा जाता है, उसी प्रकार से क्वेश्चन वही रहेगा, लेकिन खाली बस लैंग्वेज चेंज करेगा, धुरी के जगह केंद्र दे देगा, तो हो जाएगा कन्फ्यूजन। अब जो बच्चा दिमाग नहीं लगाएगा थोड़ा बहुत तो दिक्कत होगी ना। तो इसीलिए कहता हूँ, किताब से तो पढ़ लेंगे, याद भी कर लेंगे, लेकिन कुछ कुछ ऐसे टर्म्स आएंगे जहां आप पिछड़ जाएंगे, वही आपको एग्जाम में आगे करता है ना। इसीलिए मैं कहता हूं कि साथ बनाए रखिए, अगर बेड़ा पार होना है तो साथ बनाए रखिए। मैं वैसे सारे डाउट्स क्लियर कराते रहता हूं बच्चों को, जहां एग्जाम में क्वेश्चन में आता है कुछ वैसा टर्म्स तो मैं आपको अवगत करा देता हूं। चलिए आगे। सूर्य के दीप्तिमान सतह को कहा जाता है, तो सूर्य के दीप्तिमान सतह को फोटोस्फीयर कहते हैं या प्रकाश मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल। सूर्य के दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहा जाता है। चलिए, प्रश्न संख्या 22। सूर्य की उम्र कितनी है? तो जो सूर्य की उम्र है वह 5 बिलियन वर्ष। 5 बिलियन, मिलियन नहीं, बिलियन। ओके, बिलियन। कैसे याद रखिएगा? बिल में भी सूर्य पहुंच जाएगा, कहीं भी बिल में भी रखिए तो सूर्य की रोशनी पहुंच जाएगी। तो सूर्य की उम्र जो है वह 5 बिलियन। ओके, चलिए। शरद विषुव होता है 23 सितंबर। जी हाँ, शरद विषुव जो होता है वह 23 सितंबर। याद कैसे रहेगा? श से शरद और स से सितंबर।
ओके, स से शरद और स से सितंबर, याद रखिएगा, सितंबर में 23 सितंबर को। कर्क रेखा कहते हैं, कर्क रेखा किसको कहते हैं? ग्लोब पर आप देखेंगे तो दो गोलार्ध बटा हुआ है, उत्तरी और दक्षिणी, काल्पनिक रेखा है विषुवत रेखा, वह दो गोलार्ध में बढ़ती है, एक ऊपर जो है उत्तरी है और नीचे जो है वो दक्षिणी है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध को कर्क रेखा कहते हैं। अगर पूछ दे मकर तो बताएंगे 23.5 डिग्री दक्षिणी को मकर कहते हैं। तो ये दोनों ध्यान दीजिएगा। चलिए, एपसाइट रेखा किसे कहते हैं? बढ़िया प्रश्न है। आपसे ऐसे नहीं पूछेगा कि एपसाइट रेखा कहते हैं, आपसे इसका आंसर पूछेगा। क्या आंसर पूछेगा? उपसौर एवं अपसौर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो सूर्य के केंद्र से गुजरती है क्या कहलाती है? उपसौर और अपसौर को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा जो सूर्य के केंद्र से गुजरती है कहलाती है। अब होता क्या है, जब इतना बड़ा क्वेश्चन देखता है बच्चा तो सोचता है अरे इतना बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बड़ा देख के ही डर जाते हैं आप लोग। लेकिन आपको पता है कि बड़ा है लेकिन किसी काम का नहीं है, खोखला। तो ऐसी रेखा को एपसाइट रेखा कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा। आप गर्व महसूस करिए। आप अगर मेरे साथ हैं तो कन्फ्यूजन दूर दूर तक नहीं भटकने दूंगा। जो पढ़ाऊंगा वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कन्फ्यूजन उसमें होगा ही नहीं। समझ गए? चलिए, सीरस या सेरस नामक बौने ग्रह की खोज किसने की थी? सेरस नामक बौने ग्रह की खोज किसने की थी? तो पियाजी ने की थी। किसने? पियाजी। हाँ, वही पियाजी, ठीक ना, इटली वाले। विश्व का सबसे गहरा गर्त कहाँ स्थित है? तो सबसे गहरा गर्त प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त है। कहाँ है? प्रशांत महासागर में। क्वेश्चन को ऐसे पूछा जा सकता है, विश्व का सबसे गहरा गर्त कहाँ है? तो बताएंगे प्रशांत महासागर में। विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन है? तो बताएंगे मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त कहाँ स्थित है? तब भी बताएंगे प्रशांत महासागर में। आपसे क्वेश्चन को ऐसे घुमाएगा, बड़ा करेगा क्वेश्चन को। मेरियाना गर्त जो कि विश्व का सबसे गहरा गर्त होने का गौरव प्राप्त है, यह कहाँ स्थित है? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अरब सागर। तो आपको याद रखना है प्रशांत महासागर। क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है, फंसाया जा सकता है आपको क्वेश्चन को लंबा करके। तो क्वेश्चन को पहले भरपूर पढ़िएगा, ठीक ना। चलिए, टुंड्रा वन होता है बर्फ से ढका, यहाँ लाइकेन भी उग जाता है। टुंड्रा वन होता है, वहाँ लाइकेन भी उग जाता है, बर्फ से ढका होता है। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी, यह प्रश्न दोबारा आ रहा है, एक बार और इसको मैं करा हूँ। तो महाबेली गंगा जो है वह श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। श्रीलंका भारत के, देखिए तमिलनाडु की ओर लटका हुआ है, छोटा सा आम जैसा है कि नहीं, श्रीलंका है। ओके, चलिए, श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? श्रीलंका की राजधानी कोलंबो से हटा करके एक नई राजधानी बनाई गई है। तो आप लोग कमेंट करिएगा कहाँ है। क्या आपको इसका आंसर पता है? नहीं पता है तब भी करिएगा कि नहीं, और पता है तब उसका आंसर लिख दीजिएगा। थोड़ा बड़ा नाम है। विश्व का सबसे अधिक समाचार पढ़ाया जाने वाला देश, मतलब किस देश में सबसे अधिक समाचार पढ़ा जाता है, समाचार पत्र? तो हांगकांग है। और अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे अधिक डाकघर वाला देश? तो वह भारत है, भारत। ओके, चलिए 32 नंबर। K2 या गार्डवी ऑस्टिन हिमालय के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो पता है आपको, K2 जो है वह ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। ट्रांस मतलब होता है पार, मतलब हिमालय के उस तरफ। देखिए, हिमालय किस तरफ? भारत है, और हिमालय के उस तरफ क्या है? चीन है, नेपाल है, भूटान है कि नहीं? और यही आपसे पूछ रहा है कि ट्रांस हिमालय जो है वो किस भाग में है? तो क्या हिमालय का भाग है? तो जी नहीं, हिमालय के पार, हिमालय के पीछे का भाग है। आप जम्मू कश्मीर में जब जाएंगे तो जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसे भी भाग हैं जो ट्रांस हिमालय के क्षेत्र में आते हैं। लद्दाख के जो भाग है ट्रांस हिमालय के क्षेत्र में आते हैं, है कि नहीं? तो यही पूछ रहा है कि जो ये आपका K2 या गार्डवी ऑस्टिन है, यह किसके अंतर्गत है? तो यह हिमालय के अंतर्गत नहीं है, ट्रांस हिमालय, यानी हिमालय के पार के भाग हैं। जैसे समझ लीजिएगा, हिमालय की श्रेणी है ना, सबसे बाहरी शिवालिक हो जाता है, और इसके भी पार, मतलब इधर का जो हिस्सा है ये ट्रांस हिमालय, हिमालय के पार ये हिमालय है ये वाला, और इसके जो इधर है ये ट्रांस हिमालय, मतलब पार के हिमालय का भाग है। तो ये ध्यान देना था आपको, ठीक। चलिए, अगला प्रश्न,
33 नंबर, हिमालय का आकार है। देखिए अगर आप अभी हमारा नक्शा ये देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा। हिमालय आप देखते हैं तो ये जम्मू कश्मीर से ऐसे अरुणाचल प्रदेश तक है, तो यह अर्धचंद्राकार है। इसी को अगर उलट दिया जाए तो यह धनुषाकार भी हो जाता है। तो क्वेश्चन अगर आपसे उलट दिया जाए और आपसे पूछे कि जो हिमालय का आकार है कैसा है, तो बता दीजिएगा कि धनुषाकार है या अर्धचंद्राकार है, ये भी ध्यान देना है। संकोश नदी सीमा बनाती है, तो अरुणाचल और असम के बीच सीमा बनाती है संकोश नदी, ध्यान देना है आपको। चलिए अगला प्रश्न, नाथुला दर्रा कहाँ में स्थित है? तो नाथुला दर्रा जो है वह सिक्किम में है, सिक्किम की राजधानी गंगटोक। नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है, ध्यान दीजिएगा। पीर पंजाल दर्रा स्थित है, तो पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ में? जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझे करने वाले देश, तो नेपाल के साथ कौन कौन से राज्य, तो नेपाल के साथ भारत के कौन कौन से पड़ोसी राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं? तो देखिए उत्तराखंड हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, उसके बाद पश्चिम बंगाल हो जाएगा और एक सिक्किम हो जाएगा, है कि नहीं? और एक सिक्किम हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय राज्यों में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो तटरेखा की बात की जाए तो आपको पता है कि गुजरात की जो तटरेखा है वह सबसे लंबी है। चलिए, लाल गुलाब को अगर हरा शीशा में देखा जाएगा तो वह कैसा दिखाई देगा? लाल गुलाब को हरा शीशा से देखेंगे तो वह काला दिखाई देगा। कांच में किस प्रकाश के रंग का वेग सबसे कम होगा? अगर किसी कांच से किसी लाइट को गुजारते हैं तो सबसे कम वेग किसका होगा? तो सबसे कम वेग वैगनी का होगा। किसका? वैगनी का। परमाणु बम का विकास तो रॉबर्ट ओपेनहियर ने किया था। किसने? रॉबर्ट ओपेनहियर के निर्देशन में किया गया था। डायरेक्टर ये थे परमाणु बम का जब विकास हो रहा था। वो मत समझिएगा जॉन डाल्टन या गोल्डस्टीन। रेडियो सक्रियता की माप की जाती है तो GM काउंटर से की जाती है। किसे? गीगर मूल काउंटर से की जाती है। असूत्रीय विभाजन होता है तो असूत्रीय विभाजन अविकसित कोशिकाओं में होता है। जो कोशिकाएं पूर्ण विकसित नहीं होती हैं, जैसे जीवाणु हो गया या फिर नील हरित शैवाल हो गया। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? तो निकट दृष्टि दोष है यानी कि निकट की वस्तुएं दिख रही हैं, दूर की नहीं दिख रही हैं। जो दोष होता है वहां की वस्तु दिखती है, जैसे निकट दृष्टि में निकट की दिखाई देगी, दूर दृष्टि दोष में दूर की दिखाई देगी। तो ये ध्यान दीजिए। DNA पाया जाता है, तो DNA पाया जाता है केंद्रक में। कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में। आपसे अगर पूछा जाए कि DNA पाया जाता है तो बताएंगे केंद्रक में पाया जाता है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किसने किया था? प्रयोगशाला में सबसे पहले DNA का संश्लेषण जो है किसने किया था? तो हरगोबिंद खुराना के द्वारा किया गया था। क्रोमेटिन के खोजकर्ता, तो क्रोमेटिन के जो खोजकर्ता हैं वो हैं फ्लेमिंगो। कौन है? फ्लेमिंगो। और केंद्रक की खोज किसने की थी? तो यह रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन, याद रखिएगा, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन। और अगर आपसे पूछे कि क्रोमेटिन तो फ्लेमिंगो। लाइसोसोम में कितनी झिल्लियां होती हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो लाइसोसोम में एक ही झिल्ली होती है, सिंगल। ध्यान दीजिएगा, लाइसोसोम में सिंगल झिल्ली होती है। आज का आखिरी प्रश्न, किसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जा सकता है, कहा जाता है? तो राइबोसोम। किसे? राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री। आपसे पूछता है कि आत्महत्या की थैली, तो आपको पता है कि लाइसोसोम, है ना? ये ध्यान देना है आपको। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि आज का जो सेशन है आपको पसंद आया होगा, और जो शुरुआत में मैं जो बताया हूं उस पर ज़रूर फोकस करिएगा, कमेंट करिएगा, बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो कुल मिलाकर के 50 प्रश्न थे। मैं उम्मीद करता हूं सबको आपने अच्छे से देखा होगा, और इसका PDF आपको पता ही है, टेलीग्राम से ले लेना है, बिल्कुल निःशुल्क मिल रहा है, तो आप PDF ले लीजिएगा। फिर मिलेंगे, चलते हैं, नमस्कार।